हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज से हम फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को एक एक करके देखते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान यांत्रिकी। पहला टॉपिक यांत्रिकी दिया हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे। पहले इसका थ्योरी देखेंगे, टॉपर नोट्स जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उन सभी को देखेंगे। फिर उसी से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे जो कि न्यू पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। छत्तीसगढ़ लैब असिस्टेंट नमूना सहायक परीक्षा 2026 के लिए है ये। क्या क्या देखने वाले हैं पहले उसको एक बार देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, भौतिक विज्ञान यांत्रिकी, इसका टॉपर नोट्स देखेंगे। फिर उसी से रिलेटेड MCQ देखेंगे। ये पूरा न्यू पैटर्न के हिसाब से है। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण वाले, पेयर बेस्ड, जो JK LMNO वाला पैटर्न दिया होता है एग्ज़ाम में अभी जो दे रहा है वो सब देखेंगे। सीक्वेंस आधारित क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी, मैकेनिस्क क्या है? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, इसको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। भौतिक राशियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि। ये दो भाग हैं भौतिक राशि के, अदिश राशि और सदिश राशि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। स्केलर और वेक्टर। तो अदिश राशि क्या है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और सदिश राशि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और योग के निश्चित नियमों का पालन करती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब अदिश राशि के एग्जाम्पल देखते हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या है? अपवाद है, इसको याद रखना है। और दाब, ये सारे हैं अदिश राशि के उदाहरण। क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा जो कि अपवाद है, और दाब, ये सारे अदिश राशि हैं। अब सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण। पहला नंबर पे दिया हुआ है गति, मोशन। गति क्या है? दूरी, डिस्टेंस का डेफिनेशन है पथ की वास्तविक लंबाई। डिस्टेंस किसे कहा जाता है? पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यह हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है और विस्थापन क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या है? जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, यदि चाल एक समान है, चाल क्या है? एक समान है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। वेग की दिशा क्या होती है? हर बिंदु पर बदलती है, अतः यह त्वरित गति है। जिसमें वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलेगी, क्या है वो? त्वरित गति। अब देखते हैं प्रक्षेप्य गति क्या है? प्रक्षेप्य गति कैसे समझेंगे हम? पथ हमेशा परवलयाकार, मतलब क्या होता है? पथ हमेशा परवलयाकार होगा प्रक्षेप्य गति में। पैराबोलिक होगा, ये पॉइंट याद रखना है। पथ हमेशा क्या होगा? पैराबोलिक। अधिकतम परास, मैक्सिमम रेंज के लिए प्रक्षेप्य कोण 45 अंश और अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री। उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, इसको याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या है? ये पैराबोलिक होता है और इसका मैक्सिमम रेंज के लिए प्रक्षेप्य कोण 45 अंश और मैक्सिमम हाइट के लिए 90 अंश होता है और
जब हाईएस्ट पॉइंट पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर 90 डिग्री। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है न्यूटन। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नियम दिया हुआ है, सिद्धांत या फिर अवधारणा, और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको अच्छे से समझना है। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है या फिर गैलीलियो का नियम। इसको याद रखना है। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। सिद्धांत है इसकी, वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इससे बल की परिभाषा मिलती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे गिरना, ये क्या है? जड़त्व का नियम है। या फिर पेड़ हिलाने पर फलों का गिरना। द्वितीय नियम क्या है? संवेग का नियम। संवेग का नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बोल रहे हैं। क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। द्वितीय नियम क्या है? F = ma। इसको अच्छे से याद रखना है। F = ma। इससे बल का व्यंजक सूत्र मिलता है। इससे क्या मिलता है? बल का व्यंजक सूत्र। एग्जाम्पल है, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच लेते समय हाथ पीछे खींचना। क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? क्रिकेटर जब कैच लेता है तो हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इससे क्या होता है? चोट को कम करने के लिए, मतलब चोट ना लगे इसके लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? द्वितीय नियम का, संवेग का नियम। फिर है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया, समझते हैं इसको। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बोल रहे हैं। ये क्या है? अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल से ये तुरंत समझ में आएगा। इसको समझते हैं। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण पर भी आधारित है। रॉकेट का उड़ना क्या है? तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और क्या है? संवेग संरक्षण पर भी आधारित है। बंदूक से गोली चलने पर झटका लगना, जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर वो थोड़ा झटका देता है, उसी को बोला गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण एक संपर्क बल है जो सापेक्ष गति का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? सापेक्ष गति का। यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सतह की प्रकृति पर अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन पर निर्भर करता है, बोल है। घर्षण बोलने से ही समझ में आ रहा है। घर्षण मतलब ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। कहाँ पे निर्भर करेगा? सतह की प्रकृति पर। इस पॉइंट को याद रखना है। घर्षण का क्रम, सीक्वेंस ऑफ फ्रिक्शन। सीक्वेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या है? पहला है स्थैतिक घर्षण, फिर है सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण। इस क्रम को याद रखना है। अगर दिया रहेगा घर्षण का क्रम, सीक्वेंस ऑफ फ्रिक्शन को जमाइए बोल के, तो पहला स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। याद रखना है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण है, दिया हुआ है ग्रेटर देन। फिर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसको समझते हैं। कार्य क्या है? वर्क W = F × d cos θ, ये कार्य का सूत्र है। यदि बल और विस्थापन क्या होते हैं? लंबवत हैं, मतलब 90 डिग्री हैं। जैसे कि कूली द्वारा बोझा लेकर समतल पर चलना, इसमें क्या है? कार्य शून्य है, बोल रहे हैं। क्यों शून्य है? इस सूत्र के लिए शून्य है, क्योंकि कूली बोझा को लेकर चल रहा है, मतलब समतल पर चल रहा है, तो कार्य शून्य होगा, बोल रहे हैं। इसको याद रखना है। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी, KE = 1/2 mv²। ये सूत्र सबको याद है। जहाँ पे क्या है? P संवेग है। यदि संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अब शक्ति, पावर क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या है? वाट है। एक अश्व शक्ति
1 HP इक्वल टू क्या होता है 746 वाट, इसको भी याद रखना है। एक अश्व शक्ति 1 HP इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन देखते हैं। कैसे परिवर्तन होता है गुरुत्वीय त्वरण? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण कम होता है बोल रहे हैं ऊपर या फिर नीचे जाने पर। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ऊपर या नीचे जाने पर मान घटता है, इसको याद रखना है। ध्रुवों, पोल्स पर जी का मान क्या होता है? ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, हाई होता है, अधिकतम। और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है। इन दोनों को भी याद रखना है, ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर क्या होता है? जी का मान घटता है, सिर्फ ध्रुव को छोड़कर, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। और बाकी जगह घूर्णन की गति पर बढ़ेगा तो क्या होगा? मान कम होगा। ये नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे MCQ। तो इसमें आपको किस किस टाइप के MCQ मिलेंगे? न्यू पैटर्न के हिसाब से पूरा है, कथन कारण कूट वाले और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं बोल रहे हैं, मतलब कथन और कारण दिया गया है। कथन ए और दूसरे कारण को कहा गया है, तो ये सब तो पता ही है। कथन देखते हैं। कथन में बोला गया है, एक कूली 50 kg का बोझा सिर पर रखकर एक समतल प्लेटफॉर्म पर 100 किलोमीटर चलता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होता है बोला है। इसको हम लोग जान चुके हैं, समतल पर चलेगा बोझा लेकर तो वो कार्य क्या होता है? 0 होता है, W बराबर 0। तो ये क्या है? कथन सही है। कारण देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और कूली के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है और cos 90 = 0 होता है, इसलिए क्या हुआ? कार्य 0 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। कार्य W = F/d cos थीटा होता है। समतल पर चलते समय विस्थापन क्षैतिज होता है और गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होने से कार्य क्या हो गया? 0 हो गया। इस पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में क्या बोला गया है? किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान है, लेकिन उसका भार बदल जाता है। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा बोल रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा पर उसका भार बदल जाता है। सही है। कारण देखते हैं। द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, जबकि भार वह बल है जिससे कोई ग्रह वस्तु को आकर्षित करता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 1/6 होता है, 1/6 होता है, तो इसलिए उसका भार बदल रहा है। जबकि द्रव्यमान क्या है? उसमें वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो कि नहीं बदल रहा है, समान है। तो रीज़न भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। द्रव्यमान मास एक अदिश राशि है। देख चुके हैं द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, अचर राशि है जो स्थान के साथ नहीं बदलती। जबकि वेट क्या होता है? वेट = mg होता है बोल रहा है। चूँकि चंद्रमा पर जी कम है, गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए भार 1/6 1/6 हो जाता है बोल रहा है। इसलिए कथन कारण की पूर्ण व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? कथन ए, जब किसी चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अचानक से ब्रेक लगता है तो क्या होता है? यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सही है। कारण, यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है बोल रहा है। ये गलत है। कारण क्यों गलत है? क्योंकि तृतीय नियम बोला है, जबकि ये पहला नियम का एग्जाम्पल है जो यात्री
बस में अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर जाते हैं। ये क्या है? जड़त्व का नियम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यात्रियों का आगे झुकना गति के जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, ना कि क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, जो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, ना कि तृतीय नियम पर। अतः कारण क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन है रॉकेट की उड़ान संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। मोमेंटम है, सॉरी, मोमेंटम के सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षण बोला है यहाँ पे। रॉकेट की उड़ान संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर आधारित है। सही है। और कारण में क्या दिया हुआ है? रॉकेट के निकलने वाली गैसें नीचे की ओर संवेग उत्पन्न करती है। जो रॉकेट से गैस निकलती है नीचे की ओर संवेग उत्पन्न करती है और रॉकेट को क्या करती है? समान व विपरीत संवेग ऊपर की ओर प्राप्त होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय नियम और रेखीय संवेग संरक्षण दोनों के सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। सही है। एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। कारण एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल स्पीड क्या होती है? स्थिर होती है और वेलोसिटी निरंतर बदलता रहता है। वेग क्या होता है? बदलता रहता है, जबकि चाल स्थिर होती है। सही है रीज़न। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। गतिज ऊर्जा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एक अदिश राशि है जो चाल v पर निर्भर करती है, दिशा पर नहीं। चूंकि चाल स्थिर रहता है इसलिए गतिज ऊर्जा भी स्थिर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। कथन में भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की दूरी की ओर जाने पर क्या होता है? किसी वस्तु का भार बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर किसी वस्तु का भार बढ़ता है। सही है। कारण पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कम है, जिसके कारण ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी अधिकतम होता है, इसलिए भार W इक्वल टू एम जी भी अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। कथन में बोला गया है मशीन के पुर्जों के बीच स्नेहक ल्यूब्रिकेंट, ये क्या है? ल्यूब्रिकेंट स्नेहक मतलब चिकनाई देने वाला पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही है। मशीन के पुर्जों के बीच स्नेहक का उपयोग किया जाता है। कारण स्नेहक स्पर्शी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लोटिक घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। बोल रहे ये गलत है, ये नहीं करता। स्नेहक का काम सिर्फ चिकनाई देना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। स्नेहक क्या करता है? दो सतहों के बीच एक परत बना देता है जिससे घर्षण कम हो जाता है, लेकिन यह स्पर्शी को लोटिक में नहीं बदलता। वह काम किसका है? बॉल बेरिंग का होता है। बॉल बेरिंग क्या करता है? स्पर्शी को लोटिक में बदलता है, इसलिए कारण यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बिल्कुल सही है। यदि वस्तु का संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। कारण गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m का संबंध होता है, इसलिए क्या होता है? संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चूँकि k समानुपाती पी स्क्वायर है, यहाँ पे संवेग दुगना होने पर क्या हो रहा है?
2² = 4, अतः गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए व्याख्या पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन में बोला गया है अंतरिक्ष में उपग्रह के अंदर बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है। भारहीनता वेटलेसनेस का अनुभव करता है, सही है। कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल पूर्णतः शून्य होता है, बोला ये गलत है, पूर्णतः शून्य नहीं होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वह उपग्रह दोनों, मतलब वह खुद और उपग्रह दोनों मुक्त पतन फ्री फॉल की अवस्था में होते हैं, इसलिए क्या करता है, भारहीनता वेटलेसनेस का अनुभव करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि उसके SI मात्रक का युग्म सही से सुमेलित है, बोला है। बल का न्यूटन दिया हुआ है, सही है, बल का न्यूटन होता है। कार्य का जूल, सही है। शक्ति का पास्कल दिया हुआ है, नहीं। संवेग का किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सही है। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ये क्या है, राइट आंसर है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ना कि पास्कल। पास्कल किसका है, दाब का मात्रक है, अतः तीसरा नंबर क्या है, गलत है बोल रहे हैं। वहाँ पे शक्ति का दिया हुआ था पास्कल, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और पास्कल दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ये सही है। द्वितीय नियम बल व्यंजक होता है, F = ma, ये भी सही है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, सही है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का क्या बोला है, केपलर बोला है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है, डी। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था, ना कि केपलर के द्वारा। और केपलर ने क्या किया था, ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। तो याद रखना है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन, और ग्रहों की गति केपलर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या बोला है, सदिश और अदिश राशियों के संदर्भ में सही युग्म का चयन करें। विस्थापन सदिश दिया है, विस्थापन सदिश राशि है, नहीं है। कैसे नहीं है, है, विस्थापन सदिश राशि है। और गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, अदिश, बल आघूर्ण सदिश है। त्वरण सदिश, पहला, दूसरा और चौथा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4। बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ घूर्णन की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, अतः युग्म 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या बोला गया है, घर्षणों के प्रकार और उनकी प्रबलता, मतलब कि मात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, बोल रहे हैं। स्थैतिक घर्षण दिया है, सबसे कम अधिक प्रबल, ये क्या है, कौन सा युग्म असत्य पहचानने बोला है, ये सत्य है। सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ये भी सही है। लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण से अधिक बोल रहा है, ये गलत है। सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम, ये सही है। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। लोटनिक घर्षण स्पर्शी घर्षण से अधिक दिया हुआ है जबकि कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन का मान सर्पीय घर्षण से बहुत कम होता है, इसलिए पहियों का आविष्कार एक महान खोज थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें दिया है प्रक्षेप्य गति के संदर्भ में सही युग्मों को पहचानिए, बोल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सही कथन देखते हैं। अधिकतम परास के लिए 45 अंश बोल रहे हैं, सही है।
अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, ये भी सही है। समान परास के लिए 30 अंश और 60 अंश, समान परास के लिए तीनों कथन क्या है, सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री हो, जैसे कि 30 अंश और 60 अंश, और फेंके गए प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास समान होता है। तीनों कथन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों का सही मिलान कीजिए। डायनेमो, यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत दिया हुआ है, सही है। फिर है माइक्रोफोन, विद्युत से ध्वनि बोल रहा है, माइक्रोफोन विद्युत से ध्वनि, ये गलत है। विद्युत मोटर, विद्युत से यांत्रिक, ये सही है। 1 और 3 सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही है। माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ना कि विद्युत को ध्वनि में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह काम लाउड स्पीकर का है, और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत को ध्वनि में बदलता है। अतः सेकंड नंबर गलत है बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे दिया हुआ है, घृतवीय त्वरण जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बोल रहे हैं। घृतवीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, सही है। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बोला है, ये गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान कहाँ पे अधिक होता है, ध्रुव पर। भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, सही है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन रुकने से भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा, सही है। तो इसमें से जे, एल और एम सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे, एल, एम। कथन के गलत है क्योंकि ध्रुवों पर जी अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, अतः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी घटता है, और बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्य वर्ग के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें बोल रहे हैं। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, सही है। कार्य अदिश राशि है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता बोला है, ये रॉन्ग है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, सही है। बल और विस्थापन के समान दिशा में होने पर कार्य अधिकतम होता है, सही है। तो इसमें से जे, एल और एम ये तीनों सही हैं, जे, एल, एम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जे, एल, एम। कार्य ऋणात्मक हो सकता है, जैसे कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए के गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोला है। जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु से कम होता है बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। जड़त्व कोई बल नहीं बल्कि यह पदार्थ का एक गुण है, क्या है ये, सही है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, सही है। जे, एल, एम सही है, जे, एल, एम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, कम नहीं, अतः कथन के क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लोलक का आवर्तकाल टी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बोल रहा है, सही है। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। के में दिया हुआ है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, घड़ी सुस्त हो जाती है, सही है। अंतरिक्ष में लोलक घड़ी कार्य नहीं कर सकती बोल रहा है, सही है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका आवर्तकाल 0 होता है, ये गलत है। जे, के और एल सही है, जे, के, एल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आवर्तकाल t = 2 पाई रूट में एल जी दिया हुआ है, ये
क्या है, आवर्तकाल का सूत्र है। पृथ्वी के केंद्र पर जी कितना होता है, 0 होता है, इसलिए टी अनंत होगा बोल रहे हैं। केंद्र पर जी का मान 0 और टी अनंत होगा, 0 नहीं होगा, अतः एम क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए बलों को उनके परिमाण मैग्नीट्यूड के बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। लोटनिक घर्षण दिया है, रोलिंग फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन दिया है और स्लाइडिंग फ्रैक्शन मतलब सर्पी घर्षण। तो इसको बढ़ते क्रम में जमाना है। पहले आएगा सबसे कम किसका होता है, लोटनिक घर्षण का, फिर उसके बाद सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। 132 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये राइट आंसर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम। सबसे कम बल किसका होगा, लोटनिक घर्षण में लगता है, उससे अधिक सर्पी घर्षण में और सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण में या फिर सीमान घर्षण भी बोलते हैं। अतः बढ़ता क्रम क्या है, लोटनिक, स्पर्शी और स्थैतिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रहों की गति के संबंध में कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई के आधार पर वेग का सही घटता क्रम बोला है। इसको क्या करना है, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से बहुत समीप है, ये और क्या दिया हुआ है, उपग्रह जो 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, भूस्थैतिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो घटता क्रम में पहले नंबर पे आएगा उपग्रह जो पृथ्वी की सतह के बहुत समीप है, उसके बाद जो 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उपग्रह, उसके बाद तीसरा नंबर पे आएगा भूस्थैतिक उपग्रह जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कक्षीय वेग जितना अधिक होगा, कक्षीय वेग जितना अधिक होगा बोला है। कक्षीय वेग क्या है, इसका परिभाषा यहाँ, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, v = रूट में gm/rh। और ऊंचाई जितनी अधिक होगी, ऊंचाई जितना अधिक होगा कक्षीय वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब सबसे समीप वाले का वेग अधिक होगा, जो सबसे पास है उसका अधिक, फिर उससे दूर है उसका फिर ज़्यादा दूर वाले का। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे 1 2 3 इस क्रम में हुआ। पहले वाला सबसे समीप था, फिर दूसरा 5000, फिर तीसरा 36,000। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की स्थिति को समय के साथ सही क्रम में लगाएं बोल रहा है। सही क्रम में लगाना है। उच्चतम बिंदु है फेंकने के तुरंत बाद पृथ्वी पर वापस टकराने से ठीक पहले, तो इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है, के ई काइनेटिक एनर्जी। तो इसको जमाते हैं। पहले नंबर पे आएगा उच्चतम बिंदु, यहाँ पे दिया हुआ है उच्चतम बिंदु का अधिकतम फेंकने के तुरंत बाद 0 और इसका अधिकतम, उच्चतम बिंदु का 0 अधिकतम इस प्रकार से दिया हुआ है। तो उच्चतम बिंदु का क्या होता है, अधिकतम होता है और फेंकने के तुरंत बाद 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उच्चतम बिंदु पर अधिकतम होगा, फेंकने के तुरंत बाद 0 और पृथ्वी पर वापस टकराने से ठीक पहले क्या होगा, अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। फेंकने के तुरंत बाद वेग अधिकतम होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। फिर उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाती है और टकराने के समय पुनः वेग क्या होता है, अधिकतम होने से गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, इसलिए अधिकतम 0 अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलायन वेग, पलायन वेग बोला है का मान बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो सबसे पहले क्या होगा, चंद्रमा पहले नंबर पे, फिर पृथ्वी, उसके बाद सूर्य। 213 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पलायन वेग यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, चंद्रमा का दिया है
2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए सही क्रम पहले चंद्रमा है, फिर पृथ्वी, फिर सूर्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्प्रिंग को धीरे धीरे खींचा जाता है। स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में सही तार्किक क्रम चुनें जब विस्थापन x, 2x और 3x होता है। ऊर्जा का अनुपात पूछा है, तो जब x होगा तो क्या होगा 1, 2x डबल दुगनी होती है तो क्या होता है 4 गुना हो जाता है। पहले बार बार देख चुके हैं इस चीज़ को। तो 2x का क्या हो जाएगा 4 और फिर 3x का 9। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 149। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U = ½ kx²। चूँकि U समानुपाती x² है इसलिए विस्थापन x, 2x, 3x होने पर क्या हो जाएगा, पहले 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा। इसको याद रखना है, ये है x²। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में नियम और सिद्धांत दिया हुआ है, सूची 2 में अनुप्रयोग या फिर परिमाण। पहले है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, इसका है क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और कोणीय संवेग संरक्षण, ये केपलर का नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है, क्या क्या दिया हुआ है, रॉकेट प्रणोदन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्लवन, तैरने का नियम दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा रॉकेट नोदन प्रणोदन, ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है रॉकेट प्रणोदन, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। फिर है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है प्लवन, तैरने का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तीसरा नंबर तो 2143 2143 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण क्षेत्रीय वेग नियत पर आधारित है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, रॉकेट प्रणोदन की व्याख्या करता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन से ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी सूची 1 में दिया है भौतिक राशि दिया हुआ है और सूची 2 में विमीय सूत्र। मिलाते हैं। बल, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स है ये हो जाएगा थर्ड नंबर mL/T-2, ये बल का है। फिर कार्य, कार्य का mL², इसमें दिया है T-2, फोर्थ नंबर हो जाएगा। फिर शक्ति, पावर का क्या है, पावर का है mL2 T⁻³ और गुरुत्वाकर्षण का m⁻⁻1 L⁻³ और T-2, ये गुरुत्वाकर्षण जी नियतांक का है। 3412 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बल यहाँ पे फिर उसी को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसका भी मिलान करना है। अभिकेंद्रीय बल है पहले नंबर पे, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाएगा, इसका है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये है अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, क्रीम निकालने की मशीन। और श्यानता बल विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का हो जाएगा द्रवों की परतों के बीच घर्षण, ये श्यानता बल है। 213
213 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्रहों का घूमना क्या है? अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राप्त के कारण होता है। ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। क्रीम सेपरेट अपकेंद्रीय बल है, 6 बल पर कार्य करता है। द्रवों में आंतरिक घर्षण क्या है? श्यानता, वेलोसिटी कहलाता है। द्रवों में आंतरिक घर्षण क्या कहलाता है? श्यानता। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब एक सिक्का और एक पंखा निर्वात वैक्यूम में समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं तो क्या होता है? क्या होगा जब एक सिक्का और एक पंखा निर्वात में एक समान ऊंचाई से दोनों को गिराया जाएगा? तो सिक्का पहले गिरेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। पंखा पहले गिरेगा क्योंकि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। दोनों एक साथ सतह पर पहुंचेंगे। यह उस अक्षांश लैटिट्यूड पर निर्भर करेगा जहां प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि एक सिक्का और पंखा को निर्वात वैक्यूम में समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, इसलिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे। निर्वात में क्या होता है? वायु का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोनों समान त्वरण से गिरेंगे और एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे क्या बोला गया है? यांत्रिकी के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सा असत्य है बोला है? फॉल्स पूछा है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा की गई दूरी भी हमेशा शून्य होगी, ये गलत है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है, सही है। चाल क्या है? अदिश राशि है और वेग सदिश राशि। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, सही है। संवेग मोमेंटम वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल बोला है, सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन बोला था, तो ये असत्य है। यदि कोई वस्तु क्या है? वृत्ताकार पथ पर चलकर वापस उसी बिंदु पर आती है तो विस्थापन शून्य हो जाता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है, अतः कथन ए क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे बोला गया है एक लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण से आ रही है। लिफ्ट में खड़े एक व्यक्ति का आभासी भार क्या है? अपेरेंट वेट क्या है उसका? वास्तविक भार की तुलना में कैसा प्रतीत होगा पूछ रहा है। यहाँ पे वास्तविक भार से अधिक होगा उसका आभासी भार, या फिर वास्तविक से कम, वास्तविक भार के बराबर, या फिर शून्य हो जाएगा बोल रहे हैं। तो क्या होगा? वास्तविक भार से कम होता है आभासी भार लिफ्ट में। जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार की तुलना में कम हो जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो आभासी भार W इक्वल टू क्या होगा? mg माइनस a हो जाता है, जो वास्तविक भार mg कम होता है, वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट मुक्त रूप से गिरे, मतलब मुक्त रूप से गिरेगा तो a इक्वल टू g, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? भार शून्य प्रतीत होगा। और यहाँ पे लिफ्ट नॉर्मल आ रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? आभासी भार से वास्तविक भार से आभासी भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे के भी टॉपिक कंटिन्यू आते जाएंगे।